बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये जो आज का मुहावरा है, ये इसके पीछे कुछ वाक़यात अभी रिसेंट हुए हैं। तो मुहावरा ये है कि हर बात के दो पहलू होते हैं। अंग्रेज़ी का भी एक मुहावरा है, देयर आर टू साइड्स टू एवरीथिंग, देयर आर टू साइड्स टू द कॉइन। सिक्के के दो हिस्से होते हैं, दो साइडें होती हैं। एक आपको जो नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ रही है, उसके नीचे एक और भी नज़र आती है। तो अक्सर औक़ात हम एक ही साइड को देख रहे होते हैं, दूसरी साइड हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड जब तक आप नहीं देखेंगे आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी। ये मैं 2018 से कहता आ रहा हूँ कि जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, मुश्किल वक्त आता है, और अब साफ ज़रा कि कोरोना की वजह से भी ये चीज़ बढ़ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर इंशाल्लाह प्रोग्राम सेपरेट करेंगे कि तलाक़ों की शरह काफ़ी ज़्यादा, लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो ये पिछले कुछ अरसे में मेरे पास 3-4 ऐसे केसेस आए, तो मुझे उन केसेस के साथ यही मेरी बैक पे दिमाग में यही बात चल रही थी कि हर एक साइड की स्टोरी तो आपने सुन ली, लेकिन दूसरी साइड की स्टोरी में कुछ और ही होगा। हुआ ये कि इन 3-4 किस्सों में बेटी जौन सी है, उसकी जिनकी शादी हुई है, उसकी कॉल आती है, या माँ को आती है या भाई को आती है। इन चारों किस्सों में ये फ़र्क है कि किसी में माँ को आई है कॉल, किसी में भाई को आई है, और वो ये साइड सुनाती है कि जी घर में लड़ाई हुई है और खामन ने बहुत ज़्यादती की है, मारा डांटा है, पीटा है, तो मुझे आके ले जाएं। और गुस्से में भाई या माँ जाते हैं, या उसको कहते हैं कि वापस आ जाओ, घर आ जाओ, तो वो घर आ जाती है। और दो दो केसेस में हुआ ये कि जो लड़की की फैमिली है वो मेरे पास आई कि जी हमें ये हुआ है तो हमें तलाक चाहिए। और एक केस में लड़का मेरे पास आया कि जिस तरह घर में वाक़या हुआ है और बीवी चली गई है, उसके घर वाले ले गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो मेरी इन सब के केसेस में एक ही बात थी कि जी आपने दूसरी साइड की स्टोरी सुनी, आपने लड़के को बुला के पूछा, लड़के को सुना, और लड़के से जब मैंने पूछा कि जी आपको उसके घर वालों की कॉल आई, तो मुझे आगे से यही बताया गया कि जी नहीं, उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जब मेरे पास ये केस आया तो मेरा भी साफ ज़रा पॉइंट यही था कि माँ को भी मैंने यही कहा कि जी आपने लड़के से, अपने दामाद से बात की, आप उनके घर गए, आप उनसे बात की है। वो इतने गुस्से में थे, इतने चार्ज अप थे कि उन्होंने कहा जी हमने तो ये बात नहीं की, हम तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया इस बात के ऊपर कि नहीं, आपको उससे ज़रूर बात करनी चाहिए। अब खैर वो एक लंबा किस्सा है कि जब वो गए तो उनके साथ एक केस में तो ऐसा हुआ कि वो रोते हुए वापस आए कि हमारी बेटी ने तो हमें कुछ और ही बताया था, वो तो इतने मिलनसार थे, और जो दामाद था उसने इतनी इज़्ज़त की, इतनी खातर की, और यानी कि उनको शर्म थी इस चीज़ की कि उन्होंने अपनी बेटी की पूरी बात को मान लिया बगैर उसकी तस्दीक किए दूसरी साइड की स्टोरी सुनो। ये खैर कहते हैं ना, वाक़यात इतने अहम नहीं होते, उन वाक़यात में से जो लर्निंग है वो अहम होती है। तो मैं आपको वाक़यात से ज़्यादा लर्निंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ के दो साइड हैं। हर बंदा अपनी साइड की आपको स्टोरी सुना रहा होता है, और इसके पीछे क्या कुछ है मैं नहीं इस बहस में जाना चाहूँगा कि या मर्द हजरात या ख़वातीन मेरे समझें कि जी मैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि दुनिया वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। शादियों को लोग चलाना चाहते थे, चलाई जाती थी। बड़े जो उनसे उनका एक रोल होता था कि वो बच्चों को समझाते थे कि शादियों को चलाएं। लेकिन अब कुछ इंडिपेंडेंस भी आ गई है, और ये सारी केसेस के अंदर जो एक चीज़ कॉमन नज़र आई वो तीन वाक़यात में जो एक चीज़ कॉमन नज़र आई वो ये थी कि 3 वाक़यात के अंदर जो ख़ातून थी वो वर्किंग थी, और चौथे वाक़े के अंदर ख़ातून बड़े वेल ऑफ ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। अब इन चारों वाक़यात में एक चीज़ ये कॉमन है कि जनाब लड़की पीछे से फ़ाइनेंशियली तौर पे या ख़ुद ज़ाती तौर पे जॉब की वजह से या अपने माँ बाप की वजह से, फैमिली की वजह से सिक्योर थी, और वो वापस नहीं जाना चाह रही थी। और लड़के की तरफ से जो बात हुई वो खैर एक सेपरेट बात है, ज़्यादती हुई होगी, जो भी है साफ ज़रा मैंने कोई तहकीक नहीं की, मैंने तो जो सुना दोनों साइड से वो उसकी बेस पे जो मेरा तजज़िया है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह फैमिलीज़ टूट रही हैं। और हमारे एक तरह के गुस्सा या इंतकामी तौर पे या जज्बाती तौर पे एकदम हाइपर होके हम वो जो होते हैं ना, बुजुर्ग हुआ करते थे, समझदार हुआ करते थे, किसी ज़माने में बड़े बुर्दबार हुआ करते थे, दूर की सोचने वाले होते थे। आज आप बच्ची का घर तोड़वा देंगे, कल को माँ बाप ये नहीं रहेंगे या बहन भाई नहीं रहेंगे,
या आज जिस सहारे पे वो वापस आ रही है, या जॉब के सहारे पे, या वो बूढ़ी हो जाएगी या काम, तो वो दोबारा से जो मुझे पता है कि मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसके बाद क्या हालात होते हैं। तो कई एक तो घर में ऐसा भी जानता हूँ जहाँ पे सारी ज़िंदगी भाइयों ने तलाक करवा दी और सारी ज़िंदगी जो सी है वो बहन जो सी है वो भाइयों के बच्चों की मेड बनी रही। तो इस तरह के वाक़यात बड़े भरे हुए हैं। तो ये मेरा जो मामला है या मेरा जो इसके ऊपर मशवरा है वो लड़के और लड़की के लिए है कि देखें, घर आपका है, कीमत आपने चुकानी है, औलाद आपकी है। ये फ़ैसला आप लोगों का होना चाहिए। ये जो आप लोग बहन भाइयों के चक्कर में, माँ बाप के चक्कर में या किसी की वजह से अपने घरों को तोड़ देते हैं इसलिए कि आपको सपोर्ट अवेलेबल है, वो आपको वो मशवरा दे ही नहीं सकते। चाहे आपकी माँ बाप हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहन भाई हैं, वो आपको मशवरा नहीं दे सकते क्योंकि शादी का एक रिश्ता ऐसा है, वो आपके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप हैं। आपके औलाद या आपका जो घर है वो जो टूट रहा है उसकी कीमत क्या आप चुकाएंगी और आपकी ज़िंदगी पे और आपकी औलाद पे उसके असरात क्या पड़ेंगे, ये सिर्फ मियाँ और बीवी जानते हैं, ये बाहर का कोई शख्स नहीं जानता। तो ये जो कंसर्न है ये आप लोगों का फ़ैसला होना चाहिए। हम जैसे काउंसलर्स का काम सिर्फ ये है कि आपको इसके दोनों साइडें बताएं, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बताएं और आपको ये बता सकें कि जी ये एक तरफ ये ज़िंदगी है, दूसरी तरफ वो ज़िंदगी है, और अगर आप जो कह रही हैं वो सच है तो उसकी कॉस्ट ये है, आप छोड़ दें, लेकिन उसकी कॉस्ट ये है। बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करके, बकअप करके, उसको हीरोइन बना के या उस लड़के को हीरो बना के आप उसको ट्रीट करें ज़बरदस्त, A1 फर्स्ट क्लास, छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा इस किस्म के जुमले घर वाले बोल तो देते हैं, लेकिन इसकी कीमत जौन सी है वो उस कपल ने या उसके बच्चों ने चुकानी है। तो ये फ़ैसले बहुत ज़्यादा, मैंने भी एक काउंसलिंग में किसी साहिब को ये भी कहा, मैंने कहा जी देखें, आपको चाहिए ये जो इम्पल्सिव या जज्बाती तौर पे ये जो हुआ और घर वालों की तरफ से ये मामला ख़राब हुआ, आपको दोबारा एक दफ़ा आपस में बैठ के इस मामले को दोबारा ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और दिलो जान से इस रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर कुछ भी ना हो, अगर आप लोगों को फिर भी ये लगे कि साल के बाद भी आप लोग फिर भी तलाक ले रहे हैं, तो कम से कम जो आपको इस वक्त गिल्ट है, एक अनसर्टेनिटी है कि शायद मैंने माँ बाप की वजह से या शायद मैंने किसी की सुन के या शायद मैंने किसी वजह से या जल्दबाजी में ये फ़ैसला कर दिया, सुने बगैर फ़ैसला कर दिया, तो वो जो एक गिल्ट है कम से कम आप लोग उस गिल्ट से निकल जाएंगे और आपको 1 साल में टाइम मिल जाएगा कि अपने ताल्लुकात को आप दोबारा से रिवाइव कर सके, उस नई दुनिया को देखते हुए कि जी इसकी हमने कीमत क्या चुकानी है। दोनों तरफ से कीमत तो चुकानी है। ये एक ऐसा रिश्ता है, आप छोड़ भी दें तो आप लूज़र हैं, और अगर आप साथ भी रहें उस तरह के ताल्लुक़ में तो लूज़र हैं। इसमें दोनों इसमें कोई एक जीता नहीं है। इसमें अगर एक बंदे की भी ज़्यादती है तो पूरा ख़ानदान ही सफ़र करता है, और ये बड़ों के एक्सपीरियंसेस हैं। इसमें ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है। तो आप किसी के कहने पे जज्बात में आके इसको कर दें, अल्टीमेटली कॉस्ट आप दोनों ने चुकानी है। तो शादी से पहले अक्सर मैं ऐसे कहता हूँ, शादी से पहले आंखें खोला करें, दोनों आंखें खोल के रिश्ता किया करें, लेकिन शादी के बाद फिर एक आंख बंद रखा करें, एक दूसरे की माफ़ किया करें, एक दूसरे के दरगुजर किया करें छोटी छोटी चीज़ों को। अगर कोई बड़े फंडामेंटल किस्म के, कोई बुनियादी तौर पे कोई बिलीव्स के, कोई प्रिंसिपल्स के, कोई और बहुत बड़े ट्रेडिशंस के अगर इश्यूज़ नहीं हैं या शरीयत के इश्यूज़ नहीं हैं, तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इनको बर्दाश्त करना चाहिए। और आप याद रखिए कि ये तो वेस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है मोहब्बत का। लोग अक्सर बात ये कहते हैं कि जी मैं तो पहले दिन से मुझे पता था, शादी तो हो गई, बस जल्दी में कर दी, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। तो मैं अक्सर बात लोगों से कहता हूँ कि यार मोहब्बत तो वेस्ट ने ये बताया कि मोहब्बत पहले होती है, शादी बाद में होती है, जबकि शरीयत हमारी और हमारा दीन ये कहता है कि जब आप साथ रहते हैं और एक दूसरे को साथ रह के एक दूसरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और एक दूसरे को सुकून देते हैं, तो मोहब्बत फिर पैदा होती है। जैसे सूरत रोम की आयत नंबर 21 है, और इसकी निशानियों में से ये है कि तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियाँ पैदा की ताकि उनके पास तुम चैन से रहो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। यानी कि चैन के साथ अगर आप रहेंगे तो मोहब्बत और मेहरबानी आपका रिवॉर्ड है, आपकी पैदा हो जाएगी, आप जिससे मर्जी शादी कर लें। अगर आप घर में आते हैं, घर एक सुकून है, घर का सब कुछ ठीक है, औलाद अच्छी है, साफ़ सुथरा घर है, खाना पका हुआ है, बीवी प्यार करने वाली है, हस्बैंड जो सा जिम्मेदारी से सारा काम अपने कर रहा है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुई अपने अपने रोल के मुताबिक,
तो घर में अगर सुकून है, एक दूसरे की नीड्स का ध्यान किया जा रहा है, एक दूसरे की जज्बाती इमोशनल नीड्स हैं, स्पिरिचुअल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स, उनका ध्यान किए, तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे साथ रहोगे, जिम्मेदारियां पूरी करके आसान तरीके के साथ, तो मोहब्बत और मेहरबानी खुद ही पैदा हो जाएगी। तो ये वो जो मैंने उसको मशवरा दिया कि 1 साल कम से कम पूरी मेहनत के साथ ये एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें, ताकि अगर आप 1 साल साथ रहें जिम्मेदारियां पूरी करके क्लीन स्लेट के साथ, तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप रहे ही नहीं साथ उस तरीके से जिस तरीके से, और लड़ते ही रहे और सुकून आपको मिला ही नहीं, तो मोहब्बत नहीं पैदा होगी। तो ये है जनाब मुहावरा, हर बात के 2 पहलू होते हैं। तो इसी तरह कोई फैसला, ये तो एक एग्जाम्पल दी है, लेकिन ये एज अ प्रिंसिपल, एज अ मुहावरा, कोई बात भी ज़िंदगी की हो तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि हर बात के 2 पहलू हैं और हर चीज़ के 2 साइडें हैं। तो कभी एक साइड पे या एक तरफ ढलक के या एक तरफ की बात सुन के गलत फैसला मत दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।